हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर चंद्रा क्लासेस। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द फेयरी क्वीन बुक फर्स्ट। इसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। दोस्तों वैसे तो फेयरी क्वीन की 6 बुक्स हैं, लेकिन आज हम इसकी बुक फर्स्ट ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों फेयरी क्वीन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लॉन्गेस्ट पोयम है, इसलिए हम आज इस पोयम को पूरा नहीं बल्कि कैंटो वाइज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और इस पार्ट में हम शुरू के 4 कैंटोस को देखेंगे। लेकिन इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स बता देता हूँ। दोस्तों ये एक एलेगरी है और इसके सिंबॉलिक कैरेक्टर्स आर्टिस्टिक फॉर्म में यूज किए गए हैं। ये पोयम पब्लिश हुई थी 1590 में। उस टाइम पे फेयरी क्वीन की केवल 3 बुक्स ही थी, लेकिन जब दोबारा 1596 में इसको पब्लिश करवाया गया तो उस टाइम फेयरी क्वीन की टोटल 6 बुक्स थी। एडमंड स्पेंसर ने इस पोयम को 36,000 लाइन्स में लिखा था, यानी कि 36,000 लाइन्स में, और इसमें करीब 4,000 स्टेंजा हैं। इसके अलावा दोस्तों एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन को अपने खुद के राइम मीटर यानी कि स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है। ये एक एपिक नॉवेल है और इसका थीम रिलीजन, पॉलिटिक्स, सिंबोलिज्म एंड इल्यूजन बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोयम को डिस्कस करते हैं। इस पोयम की इंट्रोडक्शन में एडमंड स्पेंसर बताते हैं कि ग्लोरियाना जो कि परियों की रानी थी, उसे ही फेयरी क्वीन कहा जाता था। ग्लोरियाना अपने दरबार में शाही दावत रखती थी और ये दावत करीब 12 दिनों तक चलती थी। इन 12 दिनों के दावत के दौरान बहुत ही रोमांचकारी घटनाएं होती थी। इन 12 दिनों में नाइट्स अपने कारनामे दिखाते थे, क्योंकि ये एज नाइट का था। दोस्तों नाइट का मतलब होता है सूरवीर, जो कि ब्रेवरी और सच्चाई के लिए लड़ता हो, और नाइट का काम होता है कि जो भी इंसान कष्ट में हो नाइट उसकी सहायता करे। दावत के दौरान एक लड़की शोक वस्त्रों में घुड़सवारी करते हुए आती है और फेयरी क्वीन के सामने गिर पड़ती है, यानी कि ग्लोरियाना के सामने गिर पड़ती है। पूछने पर वो लड़की अपना नाम ऊना बताती है और ग्लोरियाना से कहती है कि उसके माँ बाप को एक बहुत बड़े ड्रैगन ने पीतल के किले में कैद कर रखा है। वो ग्लोरियाना यानी कि फेयरी क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी नाइट को ऊना के साथ उसकी सहायता के लिए भेज दें। ग्लोरियाना ऊना की सहायता के लिए रेड क्रॉस नाइट को भेजती हैं। उन दोनों के साथ एक बौना भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके कैंटो फर्स्ट को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेड क्रॉस नाइट का नाम रेड क्रॉस क्यों रखा गया, क्योंकि ये रेड क्रॉस एक लाल रंग का क्रॉस पहनता था, साथ ही उसकी ढाल पर क्रॉस का निशान था और वो एक सच्चा और निडर नाइट था। अब दोस्तों ऊना, रेड क्रॉस और वो बौना अब तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। एक्चुअली ये जो रेड क्रॉस नाइट है वो ग्लोरियाना को प्रूव करना चाहता था कि उसके जैसा और कोई नाइट नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसे पता था कि वो बहुत बड़े दैत्य से लड़ने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हंसी हंसी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जरूर उस दैत्य से लड़ने जाएगा। रास्ते में ऊना अपना परिचय देती है और बताती है कि वो एक पुराने रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वे तीनों अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे थे कि एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है। तभी उन तीनों को एक गुफा दिखाई पड़ती है। एक्चुअली ये गुफा पत्थरों से नहीं बल्कि पेड़ों से बनी हुई होती है। ये पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी गुफा में प्रवेश नहीं कर रही थी। उस गुफा को देखकर इन तीनों को पता चल जाता है कि ये गुफा एक एरर नाम के दैत्य की है। दोस्तों ये एरर एक बहुत ही भयानक राक्षस है। इसका आधा शरीर इंसान का है और आधा सांप का। ऊना रेड क्रॉस से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों रेड क्रॉस एक नाइट है और वो भागना नहीं जानता, वो बस लड़ना जानता है। ऊना के समझाने पर भी रेड क्रॉस उस एरर से लड़ता है। एरर भी एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस होता है। इस लड़ाई में एरर मारा जाता है, लेकिन रेड क्रॉस बुरी तरह से घायल हो जाता है। थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद वे तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वे सब एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो बूढ़ा काले कपड़े पहने हुए था और उसकी दाढ़ी सफेद थी। देखने में वो बहुत ही सरल और शांत नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये एक जादूगर है जिसका नाम है आर्चिमागो। ऊना और रेड क्रॉस उस बूढ़े यानी कि आर्चिमागो से बात करते हैं। आर्चिमागो उन्हें अपनी कुटिया में ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो रही होती है। वो बूढ़ा यानी कि आर्चिमागो ऊना और रेड क्रॉस को पोप और संतों की कहानियां सुनाता है, और कहानी सुनते सुनते ऊना और रेड क्रॉस दोनों सो जाते हैं। उन दोनों को सोता देख आर्चिमागो अपने कमरे में जाता है और किताबों की मदद से 2 आत्माओं को बुलाता है। उन दोनों आत्माओं में से एक किसी के भी मन पर हावी हो सकती थी और दूसरी किसी का भी रूप ले सकती थी। आर्चिमागो जादू की मदद से पहली आत्मा को रेड क्रॉस के सपने में भेजता है और रेड क्रॉस को लस्ट और लव के सपने दिखाता है, और दूसरी को अपने जादू की मदद से ऊना बना देता है
और ये जो झूठी ऊना होती है वो रेड क्रॉस के बगल में जाके सो जाती है। ये झूठी ऊना रेड क्रॉस को किस करना चाहती है, लेकिन तभी रेड क्रॉस नींद से उठ जाता है और ऊना से दूर चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आर्ची मागो का ये प्लान फेल हो जाता है। अब वो अपने दूसरे प्लान की तरफ जाता है। अब आर्ची मागो दूसरी वाली आत्मा को यानी कि दूसरी सोल को एक नाइट बना देता है और इस झूठी ऊना को उस नाइट के साथ सुला देता है और रेड क्रॉस को उठाता है और उसको दिखाता है कि देखो तुम्हारी ऊना कैसे किसी और नाइट के साथ सो रही है। लेकिन दोस्तों असली ऊना तो कहीं और सोई हुई होती है। उसको ये सब पता भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है। ये चीज देखकर रेड क्रॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ऊना को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंटो फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कैंटो सेकंड को। आर्ची मागो अपने ब्लैक मैजिक से ऊना और रेड क्रॉस को अलग कर देता है। जब सुबह ऊना सोकर उठती है तो देखती है कि रेड क्रॉस जा चुका है। ऊना आसपास देखती है लेकिन रेड क्रॉस उसको नहीं मिलता है। ऊना दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उधर आर्ची मागो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने ऊना और रेड क्रॉस को अलग कर दिया है। अब ऊना भी रेड क्रॉस को खोजने के लिए निकल पड़ती है। इधर आर्ची मागो अपना दूसरा प्लान बनाता है क्योंकि आर्ची मागो एक जादूगर होता है। वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। अब वो जादू से रेड क्रॉस बन जाता है। उधर जंगल में असली रेड क्रॉस और उसके साथ बौना जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों से एक नाइट मिलता है। उसके साथ एक लेडी भी होती है। उस नाइट के ढाल पर सेंस फॉय लिखा होता है। ये सेंस फॉय उस लेडी को इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो रेड क्रॉस को लड़ाई के लिए ललकारता है। दोस्तों जैसे ही सेंस फॉय रेड क्रॉस को लड़ाई के लिए ललकारता है, रेड क्रॉस भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सेंस फॉय और रेड क्रॉस दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं। तभी सेंस फॉय रेड क्रॉस के शील्ड यानी कि उसके ढाल के बारे में बुरा भला कहता है। इस बात पर रेड क्रॉस को गुस्सा आ जाता है। रेड क्रॉस सेंस फॉय के सर को काट देता है। सेंस फॉय के मरने के बाद सेंस फॉय के साथ जो लड़की थी वो तुरंत ही भागने लगती है। रेड क्रॉस उसको भागता हुआ देखकर रोकता है और कहता है कि भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रेड क्रॉस उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे अपना परिचय दो। वो लड़की बताती है कि वो एक सम्राट की बेटी है और अभी वो सेंस फॉय की गुलाम थी, इसलिए वो सेंस फॉय के साथ रुकी थी। आगे वो कहती है कि उसकी शादी होने वाली थी किसी राजकुमार से। तभी उस पर हमला किया जाता है और उसको अगवा कर लिया जाता है। तभी से वो सेंस फॉय के साथ है। वो ये भी बताती है कि सेंस फॉय 3 भाई हैं। वो ये भी बताती है कि रेड क्रॉस ने अभी अभी जिस सेंस फॉय को मारा है वे 3 भाई हैं। सेंस फॉय तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था। रेड क्रॉस के पूछने पर उसने अपना नाम फेडेसा बताया। वो अपनी स्टोरी कुछ यूं सुना रही थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। ये फेडेसा काफी ज्यादा खूबसूरत थी। रेड क्रॉस उसकी खूबसूरती की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा था। रेड क्रॉस और फेडेसा काफी थके हुए थे, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि वे कहीं आराम करेंगे। वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर रेड क्रॉस और फेडेसा खूब बातें करते हैं। रेड क्रॉस फेडेसा को इम्प्रेस करने के लिए उसी पेड़ से एक टहनी तोड़ता है फेडेसा के बालों में लगाने के लिए। वो जैसे ही टहनी तोड़ता है उस पेड़ से खून टपकने लगता है। ये देखकर रेड क्रॉस शॉक्ड हो जाता है कि आखिर पेड़ से खून कैसे टपक रहा है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। उस पेड़ की बात सुनकर रेड क्रॉस डर जाता है क्योंकि उसने कभी भी किसी पेड़ को बात करते हुए नहीं देखा था। जब रेड क्रॉस उस पेड़ से बात करता है तो पेड़ रेड क्रॉस को अपना नाम फ्रेडू बायो बताता है। फ्रेडू बायो कहता है कि वो भी एक वक्त पर रेड क्रॉस की तरह ही इंसान था, लेकिन एक डुएसा नाम की चुड़ैल ने उसे और उसकी प्रेमिका को पेड़ बना दिया। आगे वो बताता है कि उसके साथ वाला पेड़ ही उसकी प्रेमिका है। उसकी प्रेमिका का नाम है फ्रेलिसा। रेड क्रॉस फ्रेडू बायो से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो फ्रेडू बायो बताता है कि एक बार उसका सामना एक नाइट से होता है। उस नाइट के साथ एक लड़की थी। फ्रेडू बायो उस नाइट से लड़ता है और उस लड़ाई में वो नाइट मारा जाता है। नाइट के मरने के बाद फ्रेडू बायो उस लड़की को अपने और अपने प्रेमिका के साथ रख लेता है, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डुएसा नाम की चुड़ैल थी। डुएसा जादू की मदद से एक खूबसूरत महिला बन गई थी। फ्रेडू बायो ये भी बताता है कि उसकी खुद की प्रेमिका भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए डुएसा उसकी प्रेमिका से जलती थी और चाहती थी कि फ्रेडू बायो अपनी प्रेमिका से दूर हो जाए। इसलिए उसने जादू की मदद से फ्रेडू बायो की प्रेमिका को बदसूरत बना दिया, जिसकी वजह से फ्रेडू बायो अपनी प्रेमिका से धीरे धीरे दूर होता गया और डुएसा के पास आता गया। तभी एक दिन फ्रेडू बायो ने डुएसा को नहाते हुए देख लिया।
तब उसको सच्चाई का पता चल गया कि डुएसा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच है। ये सब जानने के बाद फ्रेडो बायो अपनी प्रेमिका के साथ वहां से भागना चाहता है, लेकिन डुएसा उन दोनों को पेड़ बना देती है। दोस्तों, रेड क्रॉस के साथ अभी जो लड़की है फेडेसा, एक्चुअली में वही डुएसा है। एक वक्त के लिए रेड क्रॉस भी सोचता है कि कहीं उसके साथ जो लड़की है वो डुएसा तो नहीं, लेकिन फिर रेड क्रॉस उस बात पर ध्यान नहीं देता। आगे रेड क्रॉस उस फ्रेडो बायो से पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? तो फ्रेडो बायो बताता है कि उसको जब बहते पानी से नहलाया जाएगा तब उसका श्राप मुक्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा कैंटो 2 एंड होता है। अब हम देखते हैं कैंटो 3 को। अगले कैंटो में हम देखते हैं कि ऊना अपने रेड क्रॉस को खोजती हुई इधर उधर जंगल में भटक रही है और काफी थक चुकी है। ऊना थक हार कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है, तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। वो शेर जैसे ही ऊना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो तुरंत ही रुक जाता है और अपनी हिंसा भूलकर ऊना के पैरों को चाटने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, वो शेर ऊना के इनोसेंस को देखकर खुद को चेंज कर लेता है और ऊना का प्रोटेक्टर बन जाता है। शेर को देखकर ऊना रोने लगती है और कहती है कि इस शेर को ऊना पर दया आ गई, लेकिन रेड क्रॉस ने ऊना के बारे में एक भी बार नहीं सोचा और ऊना को छोड़कर अकेले ही चला गया। अब ऊना और वो शेर रेड क्रॉस की तलाश में आगे बढ़ते हैं। वो लोग रेगिस्तानी रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं, तभी उनको एक लड़की दिखाई पड़ती है। ऊना उस लड़की को आवाज लगाती है। उस लड़की के हाथ में एक पानी का घड़ा था। वो लड़की ऊना की तरफ देखती है, लेकिन वो शेर को देखकर डर जाती है और घड़ा फेंककर अपने घर की ओर भागती है। वो लड़की भागते हुए अपने घर पर जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। एक्चुअली दोस्तों, उस लड़की की एक माँ भी होती है जो अंधी होती है। ऊना उस लड़की के घर पे जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कोई शेर नहीं देखा था। ऊना के लाख कहने पे वो दरवाजा नहीं खुलती। फिर शेर फोर्सफुली उस दरवाजे को तोड़ देता है। फिर वो शेर और ऊना घर के अंदर घुसते हैं। अब दोस्तों, रात होती है। रात में वो दोनों माँ बेटी और ऊना सब सो जाते हैं। शेर भी ऊना के पैरों के पास सोता है। तभी दोस्तों, आधी रात में उनके घर में एक चोर घुसता है। एक्चुअली वो चोर उस लड़की का प्रेमी होता है। वो बाहर से सामान चुरा कर उस माँ और बेटी को देता था। वो रात के अंधेरे में जैसे ही घर में घुसता है, शेर उसको जान से मार देता है। उस चोर के मारे जाने पर माँ और बेटी दोनों को बहुत दुख होता है। सुबह होते हुए ऊना उस शेर के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ती है। वो दोनों माँ बेटी ऊना को श्राप देती हैं कि ऊना अपनी खोज में कभी सफल ना हो। ऊना के जाते ही उन दोनों माँ बेटी से आर्ची मागो मिलता है, जो कि अभी रेड क्रॉस के भेष में है। आर्ची मागो दोनों से ऊना के बारे में पूछता है। वो दोनों बताती हैं कि ऊना एक शेर के साथ है। आर्ची मागो भी रेड क्रॉस के भेष में ऊना के पीछे निकल पड़ता है, लेकिन वो शेर को देखकर डर जाता है, इसलिए वो दूर पहाड़ी पर चल रहा होता है। वो चाहता है कि ऊना खुद उसके पास चलकर आए। ऊना दूर से उसे देखती है और धोखा खा जाती है। उसको लगता है कि वो रेड क्रॉस ही है और वो रोती हुई उसके पास जाती है। झूठा रेड क्रॉस यानी कि आर्ची मागो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और ऊना को भरोसा दिलाता है कि अब वो ऊना को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऊना पुरानी बातें भूल जाती है और अब वो खुश है कि उसके साथ रेड क्रॉस है। ऊना और रेड क्रॉस आगे बढ़ते हैं, तभी उनसे एक नाइट मिलता है जिसकी ढाल पर सेंस लॉय लिखा होता है। सेंस लॉय भी आर्ची मागो को रेड क्रॉस समझ लेता है और उसको लगता है कि इसी ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए ललकारता है। आर्ची मागो भी सेंस लॉय से लड़ने लगता है। आर्ची मागो जैसे ही मरने वाला होता है, अपनी सच्चाई बता देता है, यानी कि अपने असली रूप में आ जाता है और वो सेंस लॉय से कहता है कि वो तो एक जादूगर आर्ची मागो है। इसलिए सेंस लॉय उस आर्ची मागो को छोड़ देता है। ऊना भी आर्ची मागो के असली रूप को देखकर समझ जाती है कि आर्ची मागो ने ही सब कुछ किया है, उसी ने रेड क्रॉस और ऊना को अलग किया है। सेंस लॉय आर्ची मागो को तो छोड़ देता है, लेकिन ऊना को पकड़ लेता है। वो शेर ऊना को बचाने के लिए सेंस लॉय से लड़ता है, लेकिन वो मारा जाता है। अब दोस्तों, ऊना सेंस लॉय के कब्जे में है और यहाँ पर हमारा कैंटो 3 खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कैंटो 4 को। दोस्तों, कैंटो 4 में हम देखते हैं कि रेड क्रॉस डुएसा यानी कि फेडेसा के साथ है। रेड क्रॉस ऊना को याद करता है और सोचता है कि ऊना को वो कितनी अच्छी लड़की मानता था, लेकिन ऊना ने उसको धोखा दे दिया। डुएसा रेड क्रॉस से कहती है कि अब उसे ऊना के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसे अपने मन से त्याग देना चाहिए। अब दोस्तों, डुएसा रेड क्रॉस को एक शाही इमारत में ले जाती है। वो एक महल जैसा था और उस महल की रानी थी लूसीफेरा। दोस्तों, लूसीफेरा एक घमंडी किस्म की रानी थी।
दोस्तों रेड क्रॉस उसके महल में अजीबोगरीब चीजें देखता है। उसी महल में सेंस फॉय का तीसरा भाई भी मौजूद रहता है, सेंस जॉय, और वो भी रेड क्रॉस को ही ढूंढ रहा था ताकि वो अपने भाई सेंस फॉय की मौत का बदला ले सके। वो देखता है कि सेंस फॉय की ढाल रेड क्रॉस के पास है। वो उसकी ढाल को देखते ही गुस्सा हो जाता है और रेड क्रॉस को युद्ध के लिए ललकारता है। सेंस लॉय के ललकारने पर रेड क्रॉस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रानी लूसीफेरा उन सभी को रोकती है और कहती है कि तुम लोग आज नहीं बल्कि कल लड़ोगे, मतलब कि तुम दोनों नाइट की लड़ाई कल सभी के सामने होगी। दोस्तों इस बात पर रेड क्रॉस और सेंस लॉय दोनों तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंटो 4 भी खत्म हो जाता है। आगे के कैंटोस हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।